एक दर्जन में 12 माल्टे होते हैं। ये तो पता है सर, क्या हमारी बेइज्जती करा रहे हैं आप? आपको ये पता है कि एक दर्जन में 12 माल्टे? अगर देख रहे हैं तो मार्कर की वजह से मेरे आइस में जो एंगल बनेगा तो मैं इसको कैसे बोलूंगा? आपके पास रेडियस की लेंथ और आर्क की लेंथ बराबर हो जानी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर आपने ये सर्कल बड़ा सा लिया है तो क्या छोटा सा सर्कल लेंगे? तो उस स्टैंडर्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय व्हाट? अब आपको ये पता चल जाए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, नए लेक्चर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 3 क्लास 11 का चल रहा है। ये है जुनून बेच, तो इसमें जुनून तो होना ही चाहिए। जुनून आप में भी हो और मुझ में भी हो, और तो तभी तो हमारा सफ़र तकमील तक पहुंचेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं रेडियन और स्टील रेडियन के ऊपर। बेसिकली ये टॉपिक बड़े कन्फ्यूजन है, कंफ्यूज मतलब करते हैं बंदे को, बहुत ही मतलब समझ कम ही आते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे अगर देखें, क्योंकि ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो अगर ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है तो हम इनको मतलब परखने वाले हैं, जांच करने वाले हैं और इसको गहराई से समझने वाले हैं। तो हमारे साथ बनी रहेगा कि हमारा टॉपिक आज का रहेगा रेडियन और स्टील रेडियन और इससे जुड़े न्यूमेरिकल्स और कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। यार अगर आपने टॉपिक को गहराई से समझ लिया ना, तो हमारे इधर एमडी केड में या ई केड में सिर्फ एमसीक्यूज टाइप आते हैं, वो आपके क्लिक हो जाएंगे। तो हम उससे जुड़े न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे। जितनी प्रॉब्लम्स करेंगे उस टॉपिक को आप उतना ही अच्छा समझ सकते हैं मेरे हिसाब से। तो मतलब न्यूमेरिकल्स जितने करेंगे, तो न्यूमेरिकल भी हम एक आध बीच में करेंगे, और जो भी न्यूमेरिकल्स, जो भी मटेरियल आपको मिलेंगे तो उससे जुड़े मतलब न्यूमेरिकल टॉपिक से जुड़े न्यूमेरिकल वहाँ पे आपको मिलेंगे। तो उन न्यूमेरिकल्स को आपने लाजमी सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ कि रेडियन क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे, और स्टील रेडियन क्या होता है इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। बेसिकली अगर देखें, मैं ये बात ये कहना चाह रहा हूँ, पहले लिख देते हैं, टॉपिक का हेडिंग देते हैं रेडियन, आज का टॉपिक है, और स्टील रेडियन के ऊपर भी बात करेंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर जो बात करेंगे स्टील रेडियन के ऊपर। बेसिकली 7 बेस यूनिट्स या 7 बेस क्वांटिटी थी, उसके साथ साथ हमारे पास 2 अदर मतलब बेस क्वांटिटी के ही लगभग है जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। 2 अदर सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं जो ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं, उनके ऊपर बात करते हैं, जो कि रेडियन और स्टील रेडियन है। रेडियन क्या होता है इसके ऊपर बात करेंगे। रेडियन बेसिकली है ये आपके पास 2 डायमेंशनल यूनिट ऑफ, ये 2 डायमेंशनल यूनिट है किसकी? प्लेन एंगल की। जो प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल मतलब जो 2 डायमेंशनली एंगल हो। 2 डायमेंशनली मतलब एक्स में भी हो, वाई में भी हो, या वाई में हो, जेड में हो। यानी कि जो सरफेस पे जो किसी प्लेन पे जो एंगल बनता है वो प्लेन एंगल है। जस्ट मतलब जैसे जो बोर्ड है ये प्लेन है, तो यहाँ पे जो आप एंगल बनाओ सर्कल, या अगर ये मैं यहाँ पे बना दूं कहीं पे, तो ये सर्कल एक प्लेन को शो कर रहा है। तो यहाँ इस सर्कल के अंदर जो एंगल बनेगी ये प्लेन एंगल है। तो हम बात करेंगे रेडियन क्या होगा। इट इज द 2 डायमेंशनली यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। ये यूनिट है 2 डायमेंशनली प्लेन एंगल की। तो हम बात करते हैं बेसिकली क्या है। इट इज अ 2 डायमेंशनल यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, यानी कि प्लेन एंगल की 2 डायमेंशनल यूनिट है ये। क्या चीज? रेडियन। अब रेडियन के अंदर आपने एक चीज गौर से समझनी है, वो क्या है कि 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे बड़े मसले वाली बात ये होती है कि 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, ये चीज बतानी है। तो देखिए 1 रेडियन अगर डिफाइन हो गया तो 2 रेडियन हो, जितने भी रेडियन हो तो वो हम डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह सबसे पहले अगर स्केल जिस किसी ने बनाया है उसके लिए मुश्किल क्या था कि 1 मीटर क्या हमें डिफाइन करना है। 1 मीटर डिफाइन हो गया तो 2 मीटर जस्ट आगे नंबर ऐड कर दें। तो मतलब 1 जो है बनाना ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसी तरह 1 रेडियन किसके इक्वल होगा ये अगर डिसाइड कर दें हम, तो फिर हम ये मतलब 2 रेडियन कितने के होगा, टोटल सर्कल के अंदर कितने रेडियन होंगे, ये बात हम इजीली बता सकते हैं। तो अब आप बात करते हैं कि 1 रेडियन किसके इक्वल होगा। इसके लिए कुछ चीजें आप याद रखें कि जो भी एंगल आपके पास मतलब आपके आइस में बनता है किसी सरफेस को देखते हुए,
सरफेस को जब आप देखेंगे तो आपके आइज पे जो एंगल बनता है तो वो 2 डायमेंशनल होता है। और आप कह देते हो कि आपके आंख पे जो एंगल बनेगा तो उसको बोलेंगे एंगल सबटेंडेड एट आइज, मतलब आंख पे एंगल बनता है। नहीं समझ आई? जैसे देखिए मैं आपको किसी चीज पे अगर एंगल बनता है तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अगर ये कोई एक लाइन है, अगर इस पॉइंट से देखें, इस लाइन ए बी का कोई एंगल बनेगा इस पॉइंट पी पर, पॉइंट पी पे एंगल बनेगा, दिख रहा है। मतलब पी पे जो एंगल बनेगा ए बी, जो एक लाइन सेगमेंट है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे जरा ध्यान से देखना। एंगल सबटेंडेड बाय ए बी या एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट ए बी एट पी, इसको कैसे बोलेंगे? द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन, यानी कौन सी लाइन? ए बी एट पी। लाइन नहीं, ये लाइन सेगमेंट बोल दो इसको। लाइन सेगमेंट और लाइन में फर्क है ना। लाइन सेगमेंट एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट पता है आपको ए बी। तो इस ए बी की वजह से जो पी पे एंगल बन रहा है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट पी। मतलब किसी चीज की वजह से जो किसी एक पॉइंट पे एंगल बनता है, इस चीज को हम बोल देते हैं एंगल सबटेंडेड। नहीं समझ आए? किसी चीज पे ये मार्कर देख रहे हैं, अगर ये मार्कर देख रहे हैं तो मार्कर की वजह से मेरे आइज पे जो एंगल बनेगा तो मैं इसको कैसे बोलूंगा? एंगल सबटेंडेड बाय दिस मार्कर एट आइज। मतलब सबस्टेंड कहां पे कर रहे हैं, कहां पे बन रहा है, इस चीज को आप देखना। तो सर्कल के अंदर भी यही चीज होगी। हम जो रेडियन है बेसिकली इसको 2 डायमेंशनली एंगल है तो हम इसको सर्कल से डिफाइन करते हैं। ठीक है, सर्कल से डिफाइन करते हैं। सर्कल क्योंकि ज्योमेट्री का एक पार्ट है तो इसी से हम डिफाइन करेंगे। तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे सर्कल के पे भी एक एंगल सबटेंड कर देगा, सर्कल के अंदर भी एक एंगल सबटेंड करता है। जैसे अगर ये सर्कल है, इसका कोई सेंटर होगा और इसका सेंटर मान ले ओ है और ये इसका रेडियस है। अब सर्कल में आपने एक आर्क बनानी है, ये याद रखें आर्क कितनी बननी चाहिए, फिर हम इसको डिफाइन भी करेंगे 1 रेडियन को। मैं इस 1 रेडियन को डिफाइन करें और ये आपको इजी लगे इसलिए मैं ये कहानी सुना रहा हूँ, इसको बोरिंग मत समझना। तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक रेडियस है किसका? इस सर्कल का। आपने इस सर्कल में आर्क बनानी है। आर्क क्या है? बेसिकली पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या है? ये बाउंड्री होगी सर्कल की। तो इस सर्कल की जो आर्क है, वो आर्क की लेंथ कितनी होनी चाहिए? उसके लिए हम लेंथ रखेंगे जितना ये रेडियस है उतनी लेंथ रखनी है। और एक ये अभी के लिए मैंने कहा कि लेंथ मैंने ये जो ली है आर्क की, आर्क मैं कहता हूं यहां तक है, ये जो मैंने बोल्ड किया है यहां तक ये आर्क है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आर्क की लेंथ कितनी है? रेडियस के लेंथ के बराबर है, रेडियस के लेंथ के बराबर है। और इस आर्क की लेंथ को मैंने एस बोल दिया। एस क्या है? यहां पे लिख देते हैं। एस क्या है? लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क है। और ये किसके बराबर है? रेडियस ऑफ सर्कल के, रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है। दिख रही है? मतलब ये थोड़ी बेंड है, तो मतलब इतना एक्यूरेट में भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप वो कंपास और इन चीजों से बनाएंगे तो वो इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल होती है। अब ये बात याद रखें कि जब आपके पास आर्क की लेंथ रेडियस की लेंथ के बराबर हो जाए, 1 रेडियन कब आप डिफाइन कर सकते हैं? 1 रेडियन के लिए 1 रेडियन डिफाइन करने के लिए ये बात जरूरी है कि आपकी आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ बराबर हो जानी चाहिए। आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ क्या हो जानी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मैंने कहा कि आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ बराबर है। अब आर्क की लेंथ और रेडियस की लेंथ अगर बराबर है तो मैं ये बात कह सकता हूं कि इस आर्क की वजह से जो इस सर्कल के सेंटर पे एंगल जो सबटेंड करेगा, जैसे मैंने बोला है द एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट पी, तो मैं यहां से बोल सकता हूं द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर ऑफ सर्कल। नहीं समझ आई सर? देखिए यहां पे मैंने क्या बोला था? एंगल सबटेंडेड बाय दिस लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट पी,
यानी कि इस लाइन सेगमेंट की वजह से सेंटर पी पे जो एंगल बनता है, इसको मैंने कहा था एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट पी बोला था। तो अब यहां पे मैं कह सकता हूं कि एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क, कहां पे, एट सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है। अब बात को देखो ना, यहां पे ए बी बोला था तो यहां आर्क बोल रहे हैं, और कोई हमें मसला नहीं है, मसले वाली बात नहीं है। देखिए यहां पे इस आर्क की लेंथ को हमने कितना रखा है, ये बात आपने अभी बुलानी नहीं है, ये बात पते की है, आगे काम आएगी। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल हमने लिए रेडियस ऑफ सर्कल के। तो अब मैं बोलूंगा कि 1 रेडियन को डिफाइन करने जा रहे हैं भाई, 1 रेडियन को डिफाइन। 1 रेडियन कब होगा, जब आपके पास रेडियस की लेंथ और आर्क की लेंथ बराबर हो जानी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर आपने ये सर्कल बड़ा सा लिया है, तो क्या छोटा सा सर्कल लेंगे तो उसमें भी रेडियस और आर्क बराबर लेनी होगी? जी हाँ बिल्कुल, रेडियस सर्कल का साइज जितना भी हो, बड़ा भी हो छोटा भी हो, जब भी आपके पास चाहे सर्कल बड़ा हो चाहे सर्कल छोटा हो, तो आपकी जो रेडियस है, आपका जो रेडियस है और उसकी जो सरकमफेरेंस है, सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, चाहे आप बड़ा लें चाहे छोटा लें, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो सर्कल का रेडियस होगा, सर्कल का रेडियस और आर्क की लेंथ हमेशा उतनी ही लेनी है, चाहे सर्कल बड़ा हो या छोटा, उससे हमें कोई मसला नहीं होने वाला है। क्या अगर सर्कल छोटे लेंगे तो 1 रेडियन डिफाइन नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। सर्कल बड़ा लेंगे तब भी डिफाइन होगा। भाई देखो, आप सर्कल को बड़ा कर रहे हो तो रेडियस भी तो बड़ा होगा, सर्कल को कम कर रहे हो तो मतलब उसका रेडियस भी कम होगा और उसकी सरकमफेरेंस यानी कि आर्क भी तो छोटी सी लगेगी। इसलिए सर्कल के बड़े होने या छोटे होने से 1 रेडियन के डेफिनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझिए कि नहीं समझ? तो मैं कह ये रहा हूं कि 1 रेडियन तब होगा जब आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल और आर्क की लेंथ इक्वल हो। अब इक्वल होगी सर, ये बात हमें समझ आ गई, आप आगे बोलें। देखिए मैं आगे बोल रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपके पास 1 रेडियन तब होगा द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये बात हम लिख सकते हैं जिस तरह यहां बोला है इसी तरह, ठीक है, वो इक्वल होने चाहिए। इस आर्क की वजह से सेंटर पे जो एंगल बनेगा, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय व्हाट आर्क, जैसे द एंगल सबटेंडेड एट पी बाय ए बी, इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इस बात को, द एंगल सबटेंडेड एट पी बाय लाइन सेगमेंट लाइन ए बी एट, क्या बोल सकते हैं, पी, इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अब इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूं, द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय आर्क, आर्क की वजह से जो सेंटर पे एंगल बनता है और उस आर्क की लेंथ इक्वल होगी रेडियस के लेंथ के। अब इस बात को मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो वो 1 रेडियन डिफाइन हो जाएगा। मैं कैसे लिखूंगा, द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय आर्क, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ सर्कल बोल दें, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल बाय आर्क विद लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। नहीं समझ आई सर? यहां हम आखिर में, यहां तक तो बात समझ आ गई। मैं सुबह से कह रहा हूं कि इस आर्क की वजह से, सुबह से नहीं कह रहा, अभी शुरू किया लेक्चर तो इस आर्क की वजह से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो उसकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए रेडियस ऑफ सर्कल, ये बात मैंने यहां पे लिख दी। जो एंगल सबटेंड कर रहा है सर्कल के सेंटर पे आर्क की वजह से और उस आर्क की लेंथ इक्वल होनी चाहिए रेडियस ऑफ सर्कल के, तो तब वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। 1 रेडियन इज डिफाइंड एज, यहां पे लिख दो 1 रेडियन इज डिफाइंड, ये बात भी लिख दी, मतलब 1 रेडियन डिफाइंड हो गया।
मतलब 1 रेडियन डिफाइन हो गया। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ रेडियन। अगर हम देखें यहाँ पे कितने रेडियन आ गए, अब यहाँ पे जो एंगल बना है वो डिग्री में होता है, लेकिन हम इसको रेडियन में बताएंगे क्योंकि रेडियन ऐसा यूनिट है एंगल की फिजिक्स के अंदर। जो नंबर ऑफ रेडियन है, बेसिकली नंबर ऑफ रेडियन आपने बताने हैं, तो वो इक्वल होंगे हमेशा आर्क लेंथ जितनी भी है डिवाइड बाय रेडियस ऑफ, रेडियस करो। अब रेडियन बताना है तो वो रेडियन आएगा, आर्क लेंथ अभी के लिए कितनी ली थी? एस, रेडियस कितना है? आर है। मतलब ये जनरल फार्मूला बन गया, इसको आप थीटा लिख दो, एस डिवाइड बाय आर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे यार। ये तो बात होगी मतलब 1 रेडियन की। अब 1 रेडियन हकीकत में किसके इक्वल है, ये बात आगे चल के हमें पता चलेगा जब हम रिलेशन पढ़ेंगे डिग्री और रेडियन के बीच में। यहां तो हमने 1 रेडियन के लिए एक डेफिनेशन बना दी, अब जब डिग्री और रेडियन के बीच में आप रिलेशन देखोगे तब आपको ये बात समझ आएगी कि रिलेशन क्या है, या डिग्री और रेडियन के बीच में। ये बात अगर आपने बता दी तो फिर मतलब फिर काम हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम जरा रिलेशन के बारे में बताएंगे। इस सर्कल को मैं साइड पे करके कुछ छोटू सा बना देता हूं ताकि आपके लिए बाद में समझने में आसानी हो जाए। ये चीज भी लिख दी है, चलिए सर लिख दी है तो ये चीज भी हम लिखते हैं, यहां तक ये पहुंच गए हम। बने रहे यार, उम्मीद करता हूं समझ आ रही है चीजें, ठीक हो गया। देखिए बेसिकली हमने क्या क्या सीखा, एक सर्कल लिया, उस सर्कल में हमने आर्क ली और ये इसका सेंटर बन गया, और आर्क कितनी ली? जितना रेडियस है, ठीक है, एस, और ये थीटा बन गया था, ए बी नाम दे दे, ठीक हो गया इसका, ये आर है। फिर हमने ये चीज सीखी थी, जो रेडियन है वो आर्क लेंथ डिवाइड बाय क्या था? रेडियस था। ये बात समझ आ गई। अब हम रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं डिग्री और रेडियन के बीच में, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। आमतौर पर जो एंगल होते हैं हम डिग्री में बताते हैं, यानी कि सर्कल के अंदर एंगल होते हैं, नंबर ऑफ डिग्री इन अ सर्कल वो 360 डिग्री होते हैं, या नंबर ऑफ डिग्री इन 1 रेवोल्यूशन। एक सर्कल में आप इधर से जा रहे हो, वापस इधर आ गए, मैं पूछूं कितने डिग्री घूमे हो, आप बोलेंगे 360 घूमे सर, यानी कि 360 घूमे हैं, मतलब सर्कल के अंदर 360 डिग्री है। डिग्री के हिसाब से हमें पता है, लेकिन रेडियन के हिसाब से हम पता लगाना चाहते हैं तो वो हम पता लगा सकते हैं। कैसे? अब देखिएगा, नंबर ऑफ डिग्री, ये बात तो हमें पता है, नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 रेवोल्यूशन वो कितने होते हैं? 360 डिग्री, ठीक है सर, ये बात तो हमें पता थी, अगर इसको इक्वेशन दे दें, ये बात हमें पता है। लेकिन नंबर ऑफ रेडियन इन 1 रेवोल्यूशन, एक चक्कर के अंदर, रेवोल्यूशन मतलब चक्कर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन नहीं बोलना, नंबर ऑफ रेडियन बोल रही सर, क्या हो गया आपको? नंबर ऑफ रेडियन इन 1 रेवोल्यूशन वो है आपके पास कितने? अगर आपको ये पता करना है तो क्या करना होगा पता है? लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस, यानी कि लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस को देखो, यहां पे हम क्या करते थे, यहां पे आप रेडियन बताने के लिए, 1 रेडियन बताने के लिए आपने क्या किया था, ये चीज याद रखें, 1 रेडियन बताने के लिए आर्क की लेंथ को डिवाइड किया था किससे? रेडियस से। यही तो हुआ था, 1 रेडियन डिफाइन करने के लिए आपने आर्क की लेंथ, इस आर्क की लेंथ को डिफाइन किया था रेडियस से। अब आप पूरे सर्कल के अंदर बताना चाहते हो, पूरे सर्कल के अंदर रेडियन बताना चाहते हो, उसके लिए आप सिर्फ इस आर्क से काम तो नहीं चलेगा, आपको पूरा यहां से यहां तक, ये पूरा क्या है? सर्कमफेरेंस है। सर्कमफेरेंस पूरे की लेंथ आप लेनी पड़ेगी आपको। मैं फिर से बता रहा हूं कि आपको अभी के लिए यदि सिर्फ एस से काम नहीं चलेगा, यानी कि पूरे सर्कमफेरेंस की लेंथ से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरा एक रेवोल्यूशन घूम रहे हो, पूरा एक चक्कर काट रहे हो जी। नहीं समझ आ रही सर?
पूरा एक चक्कर ले रहे हो, ए से गए थे वापस ए पे आए हो, ए से गए थे वापस ए पे आए, मतलब आप एक पूरा रेवोल्यूशन ले रहे हैं, मतलब पूरा एक चक्कर हो रहा है। जब पूरा एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस। समझ आई सर, ये बात आपकी समझ आ गई। लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, ये बात भी समझ आई। अब हमने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बताने, नंबर ऑफ रेडियन इन रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन की बात हो रही है, तो यही चीज आपके पास क्या आएगी, नंबर ऑफ रेडियन इन वन रेवोल्यूशन। अब सर्कमफेरेंस, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस कितनी होती है, अगर पूरे सर्कल में जब एक पूरा घूमते हो, यहां से वापस यहाँ पे आते हो, तो उस वक्त एस जो होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये थोड़ी याद रखने वाली चीज है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 2 पाई आर, और नीचे भी आर, आर आर से कट गया, तो यहां से क्या निकल के आया, नंबर ऑफ रेडियन इन वन रेवोल्यूशन, जो कि है 2 पाई रेडियन, यानी 2 पाई रेडियन होते हैं एक रेवोल्यूशन के अंदर। और ऊपर हमने क्या बात सीखी थी, इक्वेशन 1 में क्या बात की थी हमने, कि नंबर ऑफ डिग्री इन वन रेवोल्यूशन वो तो 360 है। अब अगर इन दोनों को कंपेयर कर दिया जाए, यहां में भी एक रिवोल्यूशन था, यहां में भी एक रिवोल्यूशन था, लेकिन यहां डिग्री के हिसाब से रिवोल्यूशन, यहां पे रेडियन के हिसाब से रिवोल्यूशन, तो मतलब ये दोनों एक ही चीज है। एक रिवोल्यूशन में 360 डिग्री हो रहा है, और रेडियन के हिसाब से देखें तो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन हो रहा है। डिग्री के हिसाब से 360 डिग्री, और रिवोल्यूशन के हिसाब से अगर देखें 2 पाई रेडियन हो रहा है। तो हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, मतलब ये एक ही चीज है, एक ही तरह की चीज है, दोनों एक ही चीज बता रही है, दोनों एंगल के बारे में ही बता रही है, लेकिन एक रेडियन के हिसाब से बता रही है, एक डिग्री के हिसाब से बता रही है। तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना चाहिए। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, अगर कंपेयर कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि एक रेडियन में कितने डिग्री, या एक डिग्री में कितने रेडियन। तो 2 पाई रेडियन को हम इक्वल लेने जा रहे हैं 360 डिग्री के, सही है सर। अब अगर आपको 1 रेडियन बताना है तो इस 2 पाई को क्या करना होगा, दूसरी तरफ डिवाइड करना होगा। तो 1 रेडियन इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2 पाई। अब यहां से पाई वगैरह की वैल्यू डाल दीजिएगा, पाई की वैल्यू 3.14। इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें, यानी कि 360 डिवाइड बाई, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6.28, तो ये आएगा 57.3 डिग्री। यानी कि ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 57.3 डिग्री। यानी कि एक चीज यहां से आपको पता लग गई कि एक रेडियन के अंदर कितने होते हैं, 57.3 डिग्री होते हैं। अब अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, या यूं पता चलना चाहते हैं, यूं पता लगाना चाहते हैं कि एक रोटेशन में कितने रेडियन होते हैं, ये भी आप पता लगाएंगे। पहले हम बताते हैं कि एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। इसी इक्वेशन को ले लीजिएगा, इसी रिलेशन को ले लीजिएगा। अब की बार क्या करने जा रहे हैं हम, अब की बार क्या करने जा रहे हैं, अब की बार करने जा रहे हैं 360 को हम दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे, इस तरफ डिवाइड कर देंगे 360 को, तो 2 पाई डिवाइड बाई 360, और इधर क्या रह जाएगा 1 डिग्री। ये बात तो आपको पता है, 360 यहाँ पे था, यहाँ 1 लिख सकते हैं ना, यहाँ 1 तो खुद से लिख सकते हैं, इस 1 इधर रह जाएगा और इधर नीचे आ जाएगा। अब इनको डिवाइड करोगे, मैं इधर से इधर कर रहा हूँ कि 1 डिग्री, ये तो 2 पाई जिसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ले आए थे, क्या ले आए थे 6.28, तो मैं इस चीज को लिख सकता हूँ 6.28, और इधर रेडियन भी साथ में लिखना है, नीचे क्या है 360 डिग्री। इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो एक डिग्री में कितने रेडियन आएंगे, 0.01745 रेडियन आएंगे। ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 0.1745, मतलब एक डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, ये बात भी हमें पता लग गई। अब अगर कोई कहे एक रोटेशन में कितने रेडियन होते हैं, मतलब एक रोटेशन जब सर्कल में घूमते हो यहां से यहां, तो तब कितने क्या होंगे, तब कितने रेडियन होंगे, ये बात भी आप निकाल सकते हैं। इन वन रोटेशन, ये भी चेक कर लीजिएगा। वन रोटेशन बेसिकली क्या होता है, वन रोटेशन या वन रेवोल्यूशन,
2 पाई होते हैं, 2 पाई रेडियन होते हैं। सर्कल के अंदर टोटल कितने रेडियन होते हैं ये आप इधर से पता चल लगा सकते हो। एक रिवोल्यूशन में 2 पाई होते हैं, तो पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14 रेडियन। ये आपने जब जे करेंगे तो एक रिवोल्यूशन में होते हैं, यानी कि एक रिवोल्यूशन सर्कल के अंदर एक रिवोल्यूशन की बात हो रही है, सर्कल के अंदर एक रिवोल्यूशन की बात हो रही है। सर्कल के अंदर एक रिवोल्यूशन में होंगे 6.28 रेडियन के बराबर। मतलब ये है एक रिवोल्यूशन के अंदर इतने रेडियन होते हैं, 6.28 रेडियन होते हैं। सर्कल के अंदर की बात कर रहे हैं जी। मतलब अब ये चीजें आपको पता चल गई। कुछ कुछ फार्मूले में आप यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। एक ये चीज और ये 57.3 डिग्री, ये आप आगे के न्यूमेरिकल्स वगैरह में इसको यूज किए जाएंगे, तो वहां पे हम हल करेंगे इसको। इसकी बात करते हैं एक न्यूमेरिकल, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, देखें अब ये है आपके पास न्यूमेरिकल टाइप, बहुत ही आसान सा है। कहता है कि एक आपके पास पुल्ली है। अब ये पुल्ली तो रोटेट करेगी, एंगल कवर करेगी, घूमेगी। अब कह रहा है कि इसका रेडियस, यानी कि ये पुली का रेडियस यहां से यहां तक नजर आ रहा है, ये है आर, जो कि 0.9 मीटर। मैंने बोला था सर्कल बड़ा भी, अब ये सर्कल जैसा काम कर रहे हैं पुली। इसका रेडियस दिया हुआ है आपके पास, यानी कि आर कितना है 0.9 मीटर है। और लिफ्ट बकेट, इस बकेट को ऊपर लेके आने, मतलब वेल से, कुएं से बाहर लेके आने में इट टुक्स, ये कितना टाइम ले रही है, रोटेशंस ले रही है। यानी कि ये आपके पास रोटेशंस दिए हुए, यानी कि रेवोल्यूशन दी हुई है। रेवोल्यूशन कितने हैं 3.6 रेवोल्यूशन है। रोटेशन बोल दो, रेवोल्यूशन बोल दो, एक ही बात है। फॉर पुली टू टेक वाटर, इतने घूमने के बाद, मतलब एक रेवोल्यूशन नहीं कर रही है, 2 नहीं कर रही है, बल्कि 3 कर रही है, 3.6 कर रही है। इतने घूमने के बाद, फिर से बता रहा हूँ, इतनी दफा ये पुली क्या कर रही है, घूम रही है। इसका ये जो पहिया है ये घूम रहा है, और इसका रेडियस भी दिया हुआ है। अब आपने ये घूमने के इस का एंगल अगर निकाल दें, मतलब ये 3.6 अगर इसने रिवोल्यूशन कर दिए, तो हम इस रिवोल्यूशन की मदद से थीटा निकाल सकते हैं। अगर रिवोल्यूशन दी तो थीटा निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता है कि 1 रिवोल्यूशन है वो है आपके पास कितना, एक रिवोल्यूशन किसके बराबर होता है 2 पाई, 2 पाई रेडियन होता है। अगर मैं 2 पाई और इसको मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 3.6, मतलब 3.6 रोटेशन में कितने रिवोल्यूशंस, कितने एंगल कवर होंगे, थीटा निकालना है। तो 3.6 रोटेशन में होंगे कितने, यानी कि 3.6 मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई रेडियन के साथ। क्योंकि ये सर आपने मल्टीप्लाई, देखो बिल्कुल आसान सी बात है, बिल्कुल आसान सी बात है। मैं अगर कह दूं कि मेरे पास 3 दर्जन माल्टे हैं, क्या बोलता हूं 3 दर्जन माल्टे, 3 डजन माल्टे, 3 दर्जन, ठीक है। अब आपको ये पता चल जाए कि एक दर्जन में 12 माल्टे होते हैं, ये तो पता है सर, क्या हमारी बेइज्जती करा रहे हैं आप। आपको ये पता है कि एक दर्जन में 12 माल्टे, तो 3 दर्जन में टोटल कितने माल्टे होंगे ये तो पता चल जाएगा। तो इस 3 में मल्टीप्लाई करना होगा 12 को साथ, 3 2 6, 3 1 36 माल्टे होंगे ना, 36 होंगे। एक दर्जन के अंदर जितने माल्टे होते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करना लाजमी होता है। इसी तरह 3.6 रोटेशंस हैं आपके पास, तो आपको चाहिए कि 3.6 में कितने एंगल होंगे, तो इसके लिए आपको एक रेवोल्यूशन में जितने एंगल होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अब समझ आई, अब समझ आई, हाँ सर समझ आ गई। आगे चलिए, 3.6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.14 रेडियन, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 3.6 मल्टीप्लाई, ये आएगा 6.28, इनको अगर कर दें, इन दोनों को अगर कर देते हैं तो ये आता है 20 पॉइंट समथिंग आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसके, डायरेक्ट कर देते हैं यार, 19 पॉइंट समथिंग आता है। देखिए 36 मल्टीप्लाई करते हैं 6 2 8, 6 8 जार 48, 4 कैरी, 6 2 जार 12, 12 और 2, 12 और 4 करें 16,
1 कैरी, मतलब कैरी करते जाओ ना। अच्छा 6 6 36 और 1 37, 226 तो 3 8 24, 2 कैरी, 3 2 6, 3 2 कितना होगा 6, 6 और 2 8, 3 6 18, तो 8 10 1 कैरी, 8 और 7 7 15, 15 और 1 17, 15 और 1 16, 1 कैरी, 8 और 3 कितना होगा, 8 और 3 11 11 और 1 12 1, यानी कि इसका आ जाएगा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 3.6 मल्टीप्लाई 6.28 करो। अरे 3 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे 1 2 22.6 आ रहा है ना, यहाँ पे 2 आ रहा है, 1 जे 22.6 आ रहा है बिल्कुल। 1 ऊपर वाला जो हमने कैरी किया क्या था 22.608 आ रहा है, मतलब इतने आपके पास क्या आ गए, मतलब रेडियन आ गए, मतलब 3.6 में इतने रेडियन होते हैं, ये बात समझ आ गई। अब जो है ना थीटा आ गया, ये आप एक तरफ थीटा है। अब आपको पता था कि एस थीटा किसकी इक्वल था, एस डिवाइड बाई आर। आपको इसकी डेप्थ फाइंड करनी है। हाउ डेप्थ, डेप्थ मतलब एक डिस्टेंस है ना कुएं का नीचे से ऊपर तक, तो मतलब जितनी रस्सी बाहर आई होगी, खुद ही सोचो, जितनी रस्सी बाहर आई होगी वो रस्सी बेसिकली उतनी बाहर आई होगी जितना पानी नीचे गहरा था, मतलब गहरा कितना है वो निकल आएगा आपसे। तो एस क्या होगा, आर थीटा, एस को मल्टीप्लाई करें आर को और थीटा को, आर कितना है 0.9 और थीटा कितना है 22.6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 20.3 मीटर आता है लगभग, इसको हम 20 मीटर कह सकते हैं। ये इसकी मतलब डेप्थ है। तो उम्मीद करता हूँ समझ आई। तो हम इसके बाद जाएंगे स्टीरेडियन की तरफ। देखिए तो अब बात करेंगे स्टीरेडियन। रेडियन क्या था बेसिकली, 2 डायमेंशनल यूनिट थी प्लेन एंगल की। स्टीरेडियन आपके पास 3 डायमेंशनली यूनिट है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब जो क्लोज फिगर होती है, क्लोज मतलब जो आपके पास जो अंदर से भी बड़ा हो, जैसे स्फेयर है इस तरह की अगर फिगर हो तो इसके अंदर जो एंगल बनता है वो आपके पास क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। तो स्टीरेडियन के ऊपर बात करते हैं। स्टीरेडियन, स्टीरेडियन क्या है, स्टीरेडियन इज द 3 डायमेंशनल unit of solid angle. It is a 3-dimensional unit of solid angle. सॉलिड एंगल की 3 डायमेंशनल यूनिट है स्टीरेडियन। स्टीरेडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ये सिंबल है इसका ओम जैसा, ठीक होगी। अब स्टीरेडियन को डिफाइन करने से पहले वही वाली एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, यहाँ स्फीयर लेंगे, सॉलिड शेप लेंगे। उससे पहले हमने प्लेन एंगल के लिए हमने कोई सर्कल लिया था, प्लेन सरफेस, सर्कल इज प्लेन है ना बेसिकली। तो यहाँ पे सॉलिड एंगल के लिए हम क्या लेंगे, स्टीरेडियन के लिए स्फीयर लेंगे, स्फीयर या कोई भी चीज़ जो 3 डायमेंशनली हो। मतलब 3 डायमेंशनली कैसे हो सकती है, देखें जैसे मैं बात करता हूँ, ये कोई डायग्राम बनाएंगे ना, इससे आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा, तो अच्छी समझ आएगी ना। ये है इससे इसको जोड़ दिया, इससे इसको जोड़ दिया, इससे इधर जोड़ दिया, इससे इधर जोड़ दिया। अब ये एक सॉलिड एंगल है। अच्छा मतलब आप अगर यहां से देखेंगे, मतलब ये सॉलिड एंगल है, क्या इस तरह का लग रहा है, देखते हैं, लगभग लग रहा है, ठीक है। तो ये सॉलिड एंगल है, यहाँ पे जो एंगल होता है ये होता है स्टीरेडियन। अब यही एंगल अगर कोई स्फेयर हो, स्फेयर के अंदर जैसे तरबूज होता है उसको काटते हैं तो अंदर से बिल्कुल इस तरह खोखला होता है और इसके 3 डायमेंशनल होता है ये। तो स्फेयर के अंदर भी हम
क्या करते हैं आमतौर पर, इस तरह एक स्फीयर लेते हैं, इसका एक सरफेस एरिया और इसको काट देते हैं, किससे, सेंटर तक ये जाता है, और इसका रेडियस मान ले आर है, आर इसका रेडियस है और इसका सरफेस एरिया ए है। वहाँ इसका सरफेस एरिया लेंगे, थोड़ा सा ले रहे हैं अभी, अभी थोड़ा सा ले रहे हैं, बाद में जो है ना इसको हम पूरा, अगर सफ़ेयर के देखना है तो फिर इसका पूरा सरफेस लेते हैं। जिस तरह सर्कल वाली चीज़ को, उसको वो अल्टरनेट है, उसका अपोजिट है। सर्कल में हम पहले आर्क की लेंथ लेते थे, बाद में हम पूरे सर्कल के अंदर रेडियन बताने के लिए हमने पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस की लेंथ दी थी। यहाँ पे अब स्टीरेडियन, 1 स्टीरेडियन डिफाइन करेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, इस पूरे स्फेयर के अंदर कितने स्टीरेडियन होते हैं ये हम डिफाइन करने के लिए पूरे स्फेयर के सरफेस एरिया लेंगे। अभी थोड़ा सा सरफेस एरिया ले रहे हैं, तो ये भी एंगल लगभग इसी तरह का होता है, ठीक है। मतलब ये जो फिगर है ये इसके अंदर बन रही होती है इस तरह की, तो मैंने इसको जरा जूम आउट करके बाहर बनाया। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ये होगा ए, अगर ये कोई क्लोज फिगर हो, वो बड़ा सारा स्फेयर हो, तो उस पूरे में आएगा। तो 1 स्टीरेडियन इज डिफाइंड एज, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फेयर बाई इट्स सरफेस एरिया, यानी कि इस सरफेस, इस स्फेयर के, ये क्या है, स्फेयर है, चाहे सर्कल नहीं समझना है इसको। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेयर, किसी भी स्फेयर के सेंटर में जो एंगल बनता है, किसकी वजह से, इस स्फेयर के बाहर वाले सरफेस एरिया की वजह से। ये वाला सरफेस जो कट लगा है, थोड़ा सा ले रहे हैं ना, इस स्फेयर का जो सरफेस एरिया है वो आपने उतना लेना है जितना इन दोनों के बीच का एरिया होता है। मतलब आर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर होता है नीचे, वहां सिर्फ रेडियस होता है, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ रेडियस होता है, क्योंकि एरिया भी किससे आता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ से। यहाँ पे लेंथ देंगे तो लेंथ ये कितनी है, ये रेडियस के बराबर है, और ये कितनी है, ये भी रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर होगा एरिया इसका, मतलब छोटा एरिया ले रहे हैं वो रेडियस का स्क्वायर होगा। अब बात करते हैं, मैं कह रहा हूं कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय व्हाट, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर बाय इट्स सरफेस एरिया इक्वल टू द, ये किसके इक्वल होगा, इस और इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, रेडियस का स्क्वायर, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर। इस बात को लिखते हैं, 1 स्टीरेडियन is defined as the angle subtended at the angle subtended at the center of sphere by its surface इक्वल होगा, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ, इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। इस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, 1 स्टीरेडियन के। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही है, नहीं आ रही है समझ। अब 1 स्टीरेडियन को डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, तो 1 स्टीरेडियन यानी कि 1 स्टीरेडियन इक्वल होगा सरफेस एरिया ए डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। ये ए क्या है, सरफेस एरिया। अब हम पूरा नहीं ले रहे हैं, पूरा नहीं ले रहे हैं। अब अगर हमें देखना है कि नंबर ऑफ स्टीरेडियन इन अ स्फेयर, ये हमने देखना है, ये अमूमन ये चीज पूछी जाती है कि कितने होते हैं स्फेयर के अंदर, स्टीरेडियन कितने होते हैं। हम वो चीज डिफाइन करेंगे, इसको समाप्त कर देंगे, उतना तो है ही नहीं। नंबर ऑफ स्टीरेडियन इन अ स्फेयर इक्वल टू, यहां पे होगा, अब पूरा स्फेयर का सरफेस एरिया लेना होगा। ए क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ
स्फीयर डिवाइड बाई रेडियस का स्क्वायर। अब नंबर ऑफ स्टीरेडियन देखने हैं, तो नंबर ऑफ स्टीरेडियन कितना निकल के आएगा? सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr²। ये भी आपको याद रखना होगा, r² कैंसिल। तो नंबर ऑफ, याद रखें, नंबर ऑफ स्टीरेडियन इन स्फीयर वो इक्वल होंगे 4π स्टीरेडियन के, 4π स्टीरेडियन के। मतलब ये एज ए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखें। तो यहाँ पे करते हैं हम अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। उम्मीद करता हूँ समझ आई। कोई भी कंफ्यूजन है तो बताएं कमेंट सेक्शन में। तो हमारा ये जुनून बेच में, जुनून तो होना चाहिए, आप लोगों का भी जुनून, हमारा भी जुनून, जुनून जुनून ही काम आएगा, ठीक है बच्चे, वो वाला जुनून नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।